હવે એક જ વોર્નિંગ આપીશ, બાકી બહાર કાઢી મૂકીશ, બરાબર છે? હવે જેનું નામ લઉં એ બહાર જતું રહેવાનું, પ્રેમથી વચ્ચે કશું બોલવાનું નહીં. શું तकलीफ છે? एक ही होती है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पास थ्रू अ पर्टिकुलर सरफेस एरिया. मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक लाइन पास थ्रू अ पर्टिकुलर यूनिट एरिया. पेंडुलम हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था? 11th क्लास में पेंडुलम कौन से चैप्टर में आता है? ऑसिलेशंस. तो कूलम्स लॉ की वजह से किसी तरीके के ऑसिलेशंस होंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, जो हमें सीखना है. अब पहला ये केस है पेंडुलम वाला. उसके बाद इक्विलिब्रियम के थोड़े समय, चैप्टर नंबर 6 में हमने इक्विलिब्रियम सीखा था. कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में ऐसा अब हम कब बोल सकते हैं? नेट फोर्स इक्वल टू 0. ऐसा हमने सीखा हुआ है कि किसी पार्टिकल पे लगने वाले सारे फोर्स अगर इक्वल टू 0 हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ? वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में एफ नेट इक्वल टू 0. इक्विलिब्रियम के टाइप्स क्या होते हैं वो चैप्टर नंबर 6 में हमने सीखे थे. वो सब आज के लेक्चर में समझना क्या है कि कूलम्स लॉ का एसोसिएशन हमने बहुत सारी चीज़ों से देखा. काइनेमेटिक्स से देखा, इंटीग्रेशन से देखा, थोड़ा मैथमेटिक्स के सम्स किए, फिर वेक्टर एडिशन के सम किए, और कितने टाइप के सम कूलम्स लॉ पूछ सकता है या बना सकता है. तो कूलम्स लॉ कैन बी एसोसिएटेड विथ पेंडुलम ऑल्सो. जहाँ जहाँ मास आता है वह सारी जगह पे कूलम्स लॉ एसोसिएट हो सकता है. उसके अलावा कौन सी जगह पे एसोसिएट हो सकता है? तो ड्यू टू कूलम्स लॉ देयर विल बी ऑसिलेशंस ऑल्सो. कि दो चार्ज के बीच में एक चार्ज को रखेंगे, ऐसा एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि दो चार्ज हमारे पास है, तो तीसरे चार्ज को कहाँ रखे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे. तो वो एक सिंपल एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन उसी में और कितने वेरिएशंस पॉसिबल हैं वो आज के लेक्चर में देखना है. तो सबसे पहले पेंडुलम हमने सीखा है ऑसिलेशंस वाले चैप्टर में. पेंडुलम के लिए हम टाइम पीरियड निकालते थे कि उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होता है, ये सब हमने सीखा हुआ है. तो आज का पहला केस क्या है कि व्हेन वी हैव अ पेंडुलम कनेक्टेड विथ अ सेम, एक सेम हिंज के साथ वो दोनों को लगाया हुआ है, उसका लेंथ L अगर मान लेते हैं. नाउ इफ वी सस्पेंड सम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर स्फीयर्स, तो ये दो स्फीयर्स हैं जिसका कुछ मास m है, और इसको अगर मैं 2q का चार्ज दे दूँ तो इसके साथ क्या होगा? हमने सीखा हुआ है कि व्हेन अ स्फीयर, चार्ज स्फीयर, किसी न्यूट्रल स्फीयर के साथ अगर हम कांटेक्ट में लाके उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा? चार्ज डिवाइड हो जाएगा. अगर यहाँ पे q था और ये कुछ नहीं था इसके अंदर, तो q/2 डिवाइड हो जाएंगे. यहाँ मैंने कितना चार्ज दिया है? 2q. तो इट विल बी इक्वली डिवाइडेड q एंड q. सिंपल है. अब ऐसा हो जाने के बाद क्या होगा? जस्ट आफ्टर गिविंग चार्जेस, मतलब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कि एज गिवन इन द डायग्राम वी हैव टू पार्टिकल्स A एंड B ऑफ मास m. तो ये नॉर्मल पेंडुलम का केस था. इसके अंदर जैसे ही 2q चार्ज दिया तो क्या हो जाएगा? दोनों q चार्ज एक दूसरे में सेपरेट कर लेंगे. अब ऐसा होने के बाद तुरंत क्या होगा? जैसे ही q चार्ज एक दूसरे के अंदर चला जाएगा, अब सिचुएशन क्या होगी? इसके q की वजह से इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगा.
और सेकंड वाले क्यू की वजह से फर्स्ट वाले पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा। देखो ये लेक्चर स्टार्ट किया, उसके बाद हमने क्या सीखा कि कूलम्स लॉ कैसे एसोसिएट हो सकता है अलग अलग जगह पे, उसमें से क्या क्या कंडीशन बन सकती है। कूलम्स लॉ के ही केस में हमको वेलोसिटी पूछ सकते थे, कूलम्स लॉ के ही केस में कुछ और पूछ सकते थे, एक्सेलरेशन पूछ सकते थे, वो भी आज हम सॉल्व करेंगे कितना एक्सेलरेशन होगा। ये केस है, और ऑल दैट वी आर डूइंग हियर इज अ केसेस कि भाई ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टाइप हो गया पूरा, एक समझ में आ रहा है, एक मेथड है कि इस मेथड को आप समझ लो। इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि हाउ टू थॉट अबाउट द क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करने के बाद हमें क्या सोचना होता है। ऐसे हमारे पास कूलम्स लॉ के सपोज 5 या 10 केस हमने करे, तो इसके बाहर कूलम्स लॉ नहीं जा सकता है। सिमिलरली कूलम्स लॉ जैसे गया वैसे ही सारे जो भी क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी सिमिलर क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ में आ रहा है। फिर गॉस लॉ के वेरिएशन देखेंगे कि गॉस लॉ कैसे कैसे पूछ सकते हैं, उसमें कम क्वेश्चन है, ज़्यादा वेरिएशन कूलम्स लॉ का है, बिकॉज फोर्स इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। कोई भी मोशन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, फोर्स। तो अगर फोर्स नहीं है तो मोशन नहीं होगा। मैंने कल ही बताया आपको कि 11-12 पूरा डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर। अलग अलग तरीके के फोर्स आते हैं, उससे अलग अलग तरीके का मोशन होता है, जैसे हम पढ़ते हैं। सिंपल है। तो इस बार जी नीट के लेक्चर हमने डिवाइड ऐसे करे हैं कि वी विल सॉल्व कि भाई पिछले जितने भी ईयर्स के पेपर हमने देखे हैं उसमें से हमने टाइप ऑफ क्वेश्चंस निकाले। नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से क्या होगा, मैं आता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मेरे ही सॉल्व होते जाएंगे, प्रैक्टिस मेरा ही होगा। तो व्हाट अबाउट यू, आप कैसे सीखोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन रीड करने के बाद ये कौन से चैप्टर से आया है, इस चैप्टर में भी 11th के कौन से चैप्टर का रेफरेंस लगा है, वो सब हम कैसे सोचेंगे। तो वो सोचने की शुरुआत करते ही हमने क्या किया कि भाई पेपर को एनालिसिस करके उसमें जिस टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं और उसमें जहाँ का एसोसिएशन होता है उसको अलग करके वो सारी बुक्स में से ऐसे क्वेश्चन निकाले जो मेथड बन सकते हैं कि दिस इज द जनरलाइज केस। जैसे एनसीईआरटी में हम क्या करते हैं, कूलम्स लॉ एक बार पढ़ लिया, फिर उसके साथ कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने सॉल्व किए। नॉर्मल के Q1 Q2 बाई R² हमको पता है, तो अगर Q1 Q2 दिया होगा तो R पूछा होगा, फोर्स दिया होगा, तो ऐसे अलग अलग वेरिएशन बन सकते हैं। एक इक्वेशन में एक अननोन हो सकता है, 2 इक्वेशन में 2 अननोन हो सकते हैं। वैसे ये वाले जो क्वेश्चन बनेंगे इसमें 2 अननोन होंगे तो 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। इसमें फ्री बॉडी डायग्राम का यूज़ आएगा क्लास 11th में से, चैप्टर नंबर 5, 6 और ऑसिलेशंस, 3 चैप्टर का एसोसिएशन होगा कूलम्स लॉ के अंदर। समझ में आ रहा है। ऐसे जेई और नीट में आपको मेथड्स बनाने हैं, मतलब चैप्टर 1 में इतने मेथड्स हैं, इसके अलावा बाहर का कुछ आया तो हमारा नसीब। ऐसे ही हर एक चैप्टर के जितने भी मेथड्स बनते होंगे उसके हम नोट्स बनाएंगे, ताकि एग्जाम के 1 महीने पहले सब कुछ करने नहीं बैठेंगे। 20,000 क्वेश्चन अगर तूने सॉल्व किए 11-12 के, तो लास्ट दिन में वो 20,000 क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा। लास्ट डे में हम क्या सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा कुछ होगा तो वी आर मेकिंग अ पर्टिकुलर नोट्स जिसमें सारे केसेस कवर हो जाए कि इसके बाहर का क्वेश्चन अगर आता है तो बहुत रेयर केस में आएगा और वो ऑप्शन में निकल जाएगा, मोस्टली नीट में तो निकल ही जाएगा ना। ये प्रीवियस યરના ક્વેશ્ચન જોયા, એ ક્વેશ્ચન જોઈને અમુક ક્વેશ્ચન HC વર્મામાંથી ઉઠાયા, અમુક ક્વેશ્ચન નિરોધોમાંથી ઉઠાયા, એવું એટલે એ જોઈને હું ઝેરોક્સ કરાવીને તમને આપી હતી। મેં એ જોઈને હું જાતે જ બનાવું છું, હું બનાવી લઈશ અને PDF સેન્ડ કરી દઈશ। ज़ेरोक्स एक बार आपको ज़ेरोक्स निकाल के दूँ, ज़ेरोक्स से क्या समझ में आया हमको कि कैसे आपको नोट्स बनानी है, एक्चुअली समझ में आ जाएगा। तो ज़ेरोक्स एक हेल्प करेगा आपको। हर बार ज़ेरोक्स दे नहीं पाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पेजेस वेस्ट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे तो मैं आपको PDF सेंड कर दूँगा। यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं वो तो आप लिखो, पर शायद कुछ आपको समझ में नहीं आया कि सपोज एक क्लास में 4 मेथड हुई, एक मेथड में कुछ प्लस माइनस रह गया, तो मैंने जो लिखा होगा मैं आपको सेंड कर दूँगा। किसी और का लिखा हुआ वैसे भी समझ में नहीं आएगा जब तक वो समझाएगा नहीं कि ये क्या लिखा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद लिख के आ रहा हूँ, ये आपको समझा रहा हूँ कि ये लिखा है, इसका ये मतलब है। तो आप यहाँ पर एक बार नोट बना लो। अब अभी कुछ घर जाके समझ में नहीं आया तो उस नोट्स में से रेफरेंस मिल जाएगा, नहीं मिला तो PDF में देखो, PDF में भी नहीं मिला तो मैं तो हूँ इधर। सिंपल। तो ये इस साल का पैटर्न मैंने सोचा है कि ऐसे जाते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जैसे ही इसको चार्ज दिया तो मीन पोजीशन से ये हटा, अपनी जो मीन पोजीशन थी उससे वो हटा और उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स मिला। अगर इसका लेंथ L था तो यहाँ पे कुछ एंगल बन जाएगा,
अब एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो पुरानी गुजरात बोर्ड की बुक आती है ना, उसमें ऐसा सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं उसका एक जनरलाइज आइडिया अभी हमको मिल जाएगा। अभी सपोज इसके पास कुछ मास तो है ही, तो अब इसकी कंडीशन क्या है, क्यू चार्ज एंड एम मास। अब इसके पास क्या है, क्यू चार्ज एंड एम मास। अब इतना हमारे पास डेटा अवेलेबल है। अब जब भी किसी चीज़ को किसी स्ट्रिंग से हैंग किया जाए तो स्ट्रिंग के ऊपर कौन सा फोर्स लगता है। मैंने जब लास्ट ईयर एनएलएम चलाया था तो उसमें हर टाइप के फोर्स हमने किए थे, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, फिर एटवुड्स मशीन, पुली ब्लॉक वाले सिस्टम। वो सारे सिस्टम इधर भी यूज हो सकते हैं एज इट इज। अब इधर क्या करेंगे कि ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के साथ कौन सा फोर्स होता है, तो क्या भाई टेंशन फोर्स। और टेंशन फोर्स कैसे लगता है, तो क्या भाई स्ट्रिंग कैसी होती है, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, कि वो एक्सटेंड ना हो पाए ऐसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे टेंशन फोर्स लगाना है तो ऐसा फोर्स लगेगा टेंशन फोर्स, वो स्ट्रिंग को ना टूटने दे ऐसा ट्राई करेगा। समझ में आ रहा है। तो एक टेंशन फोर्स यहाँ से इस तरफ होगा ऐसे, क्लियर। एक उसका मास है तो मास की वजह से बाय डिफॉल्ट एक mg फोर्स होगा। यहाँ तक सब कुछ क्लियर। अब कंडीशन क्या है कि ड्यू टू सेपरेशन ऑफ दिस चार्जेस, ये सेपरेशन हुआ कैसे, तो क्या भाई ड्यू टू कूलम्स लॉ। हमको पता है कि एक की वजह से दूसरे पे रिपल्जन, दूसरी की वजह से पहले पे रिपल्जन, सो देयर मस्ट बी अ फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, सिंपल। अब यहाँ से इलेक्ट्रिकल फोर्स इसको यहाँ भेज रहा है, यहाँ से टेंशन उसको यहाँ खींच रहा है और mg नीचे खींच रहा है। दिस इज द केस। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है इधर, तो आपको चार्जेस की वैल्यू पता हो तो टेंशन फोर्स पूछ लेंगे, वेट फोर्स का आंसर कुछ पूछ सकते हैं। मतलब इसमें से क्या बनेगा, तो चैप्टर नंबर 5 में याद करो, ऐसी कंडीशन में हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हमारे पास कुछ इक्वेशंस मिलते थे, तो इसके इक्वेशन बनाने का ट्राई करते हैं। अगर मैं यहाँ से एक लाइन बनाऊँ तो ये z बन के ये एंगल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या करना है, टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक एंगल के साथ जाएगा उसे क्या बोलते हैं, टी कॉस, एंगल के सामने वाले कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, टी साइन। यहाँ तक कोई डाउट किसी को। अब कंडीशन इक्विलिब्रियम में है, तो ऐसे क्वेश्चंस में वर्ड क्या होगा कि आफ्टर गिविंग सम चार्ज, कूलम्स लॉ का फोर्स अप्लाई हुआ, अप्लाई होने के बाद एट सम एंगल द सिचुएशन इज इन इक्विलिब्रियम। जैसे ही इक्विलिब्रियम वर्ड दिखता है हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ऑल द फोर्सेस अप्लाइड ऑन द पार्टिकल विल बी इक्वल, सिंपल। तो इसमें हॉरिजॉन्टली कॉन्करेंट फोर्सेस कौन से है, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स दिख रहा है, एक टी साइन दिख रहा है। तो हॉरिजॉन्टली कॉन्करेंट फोर्सेस आर, एक पहला इक्वेशन बनेगा Fe इक्वल टू टी साइन थीटा, इसमें कोई डाउट किसी को। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, वर्टिकली कॉन्करेंट फोर्सेस कौन से हैं, टी कॉस थीटा और mg। अब इसमें से आपके पास दो इक्वेशन बने, दैट्स इट, यही हमने को समझना था कि दो इक्वेशन बनेंगे, इसमें से दो अननोन दे सकते हैं, या तो एंगल अननोन हो सकता है, या टेंशन अननोन हो सकता है, या मास अननोन हो सकता है। इस इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो सकता है। तो ये पता है, Q1 Q2 भी पता है, Q तो दोनों सेम है, मतलब Q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। अब आर का वैल्यू क्या होगा, अब इसमें दो चीज हमको समझनी है। वेक्टर्स जब याद करें हम तो इसको ध्यान से देखो तो ऐसा कुछ दिख रहा है, कोई डाउट किसी को इसमें। अगर ये L है और ये उसका एंगल है तो ये हाइपरटेनियस हुआ, रिजल्टेंट वेक्टर हुआ ये। अब इस L का एंगल वाला कंपोनेंट क्या होगा, L cos, कोई डाउट किसी को इसमें। और उसके सामने वाला क्या होगा, L sin। तो इतना डिस्टेंस मुझे पता चल गया क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, कहीं तो बोलो ना, कहीं L sin होगा। सिमिलरली गोस फॉर दिस L sin, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2L sin थीटा का होल स्क्वायर।
सिंपल। डिस्टेंस कहाँ से आया? तो सिमिलरली यहाँ पे आपको लेंथ वेरिएबल हो सकती है, टेंशन कुछ भी हो सकता है। मतलब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या हुआ, कॉन्करेंट फोर्सेस करो, इक्विलिब्रियम वर्ड देखते ही किसी एक को रेफरेंस लेके उसके ऊपर सारे लगने वाले फोर्स को बनाओ, उसका एफबीडी बनाओ। एफबीडी बनाने के बाद हमारे पास 2 इक्वेशन आएंगे, 2 इक्वेशन होंगे और 2 अननोन होंगे। पूरे क्वेश्चन में कोई भी 2 अननोन होंगे। एंड जो गुजरात बोर्ड में क्वेश्चन दिया है उसमें मास अननोन है, तो मास का फॉर्मूला बन जाएगा। किसी के अंदर लेंथ का अननोन होगा कि ये एल फाइंड करके बताओ, तो वो भी हमको मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? कोई भी 2 वैल्यू हमको नहीं दी होगी, बाकी सब दिया होगा। ये एंगल हमको पता होगा 60 डिग्री या 30 डिग्री। सिंपल। तो इसको अच्छे से नोट करो। एंड मुझे ऐसी एक वेक्टर एडिशन का एक ऐसा केस बताओ जिसमें उसके दोनों कंपोनेंट सेम हो जाए, रिजल्टेंट मतलब सेम हो जाए। रिजल्टेंट के ऐसे 2 कंपोनेंट निकालने हैं जो सेम हो। जैसे ये एल कॉस और एल साइन निकला, अब दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, डिपेंड्स अपॉन द एंगल। तो वेक्टर एडिशन का ऐसा केस बताओ जिसमें ये ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम हो जाए। ये जब वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा होगा क्लास 11th में तब सिखाया होगा। एक ऐसा केस जिसका रिजल्टेंट वेक्टर के जो कंपोनेंट होंगे किसी ऐसे पर्टिकुलर एंगल पर, वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा कि दोनों कंपोनेंट सेम हो जाएंगे। हाँ, बस ये सब आपको पता होना चाहिए। अब केस क्या है हमारे पास? क्वेश्चन ऐसा है कि वी हैव अ पेंडुलम सेपरेटेड बाय सम एंगल θ1 एंड θ2। इसमें चार्ज Q1 मास m, इसमें चार्ज Q2 मास m। दोनों पेंडुलम की लेंथ L है। अब इस कंडीशन में Q1 इज ग्रेटर देन Q2 बोला हुआ है। Q1 के अंदर जो चार्ज है वो Q2 से ज़्यादा है। तो व्हाट विल बी द एंगल? इन दोनों एंगल के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? ये एंगल बड़ा होगा, ये एंगल छोटा होगा। ये एंगल जो बन रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर। तो अगर Q1 का वैल्यू ज़्यादा है, लेट से मान लो कि Q1 है 2Q और ये है Q, तो ये ज़्यादा चार्ज हुआ। सी के भी चार्ज अंदर नोट्स प्रमाणे ऑप्शन कर दो ऊपर। केवी चार्ज सी। बराबर। इसने मेथड बताई, किसी को कोई आइडिया है क्या होगा इसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? KQ² बाय R², KQ1 Q2 अपॉन R²। डिस्टेंस में कोई चेंज, K में कोई चेंज। अगर मैं ऐसा बोलूं कि Q1 चार्ज 2Q है तो K 2Q Q अपॉन R²। और अगर ये वाला चार्ज 2Q कर दूं तो भी दोनों फोर्स की वैल्यू तो सेम ही रहने वाली। मतलब एक चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से फोर्स की वैल्यू में कोई चेंज आ रहा है? नहीं। विच मीन्स एंगल में कोई चेंज आएगा? नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? इसका चार्ज 2Q और इसका Q होगा, या इसका 2Q या इसका Q कर दूँ, उससे रिपल्शन में कोई डिफरेंस थोड़ी आएगा। रिपल्शन विल बी सेम। समझ में आ रहा है? वैल्यू रखने के बाद Fe का जो वैल्यू आएगा वो इसके लिए भी वही आएगा जो इसके लिए आएगा। अगर फोर्स दोनों में इक्वल लगाए तो ये एंगल भी सस्पेंड जो होगा वो सेम होगा। तो फॉर दिस पर्टिकुलर केस चार्ज कितना भी बढ़ जाए या घट जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, तो एंगल विल बी सेम। पर जब मास चेंज कर दिया जाए, इसका मेथड क्या हो सकता है? इसने सॉल्व किया है कि Fe इक्वल टू क्या होता है? T साइन थीटा। तो इसके लिए भी Fe इक्वल टू टी साइन, इसके लिए भी Fe इक्वल टू टी साइन। तो दोनों के लिए Fe तो सेम है। देखो एक बार मेथड करके देख लेते हैं।
इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो ऐसे बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू टी साइन थीटा 1, और दूसरे की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू टी साइन थीटा 2। अब दोनों एफ ई सेम है तो इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हैं। इन दोनों को इक्वेट करेंगे, टी टी चला जाएगा, साइन साइन चला जाएगा, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 बच जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सॉल्यूशन ऐसे हो जाएगा उसका। बाकी कॉमन सेंस से हमको पता है कि यहाँ चार्ज अगर बढ़ जाए, चार्ज कितना भी बढ़े एक साइड कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी सेम फॉर बोथ द साइड्स। लेकिन यहाँ पे क्या चेंज आएगा अगर मास ज़्यादा है एक का, तो अब m1 ज़्यादा है m2 से, अगर मास बढ़ गया तो उस फॉर्मूला में देखो कौन सा फोर्स बढ़ जाएगा। इधर चार्ज वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, जब मास की बात आती है तो उसको सोल्व करेंगे वेट फोर्स से। तो अब इस वाले कॉन्करेंट फोर्सेस को ध्यान में लेना पड़ेगा कि अगर इसको mg नीचे ला रहा है ऐसे, इसको भी mg नीचे ला रहा है ऐसे, तो इसका एक कंपोनेंट पड़ेगा इधर जो इसको इधर ले इधर इस तरफ लाने की कोशिश करेगा, और इसका भी एक कंपोनेंट इधर पड़ेगा। पर ड्यू टू इट्स मास इज लेस तो इसका कंपोनेंट यहाँ नीचे लाने वाला कम होगा। समझ में आ रहा है? और इसका मास ज़्यादा है तो इसका थोड़ा कंपोनेंट ज़्यादा होगा, विच मीन्स थीटा 1 जो है वो थीटा 2 से छोटा होगा, बिकॉज यहाँ पे मास ज़्यादा है। प्रैक्टिकली सोच के देखो कि एक साइड मास ज़्यादा है एक साइड मास कम है, तो जिस तरफ मास ज़्यादा है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? सिंपल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सेम रहेगा, रिपल्जन इज सेम, बट ड्यू टू एक्स्ट्रा मास वो थोड़ा नीचे आएगा। समझ में आ रहा है? सिंपल। तो इसके लिए क्या आ जाएगा आंसर? थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2। मतलब थीटा में चेंज कब आएगा? जब मास में चेंज आएगा। चार्ज में कितना भी चेंज करो देयर विल बी नो चेंज इन द एंगल। सिंपल है। तो ये वाला भी एक बार नोट कर लो कि फॉर विच पर्टिकुलर वेक्टर्स, सपोज ये एफ वेक्टर है और ये उसका एंगल है, तो ये उसका एफ कॉस होगा और ये उसका एफ साइन होगा। मैंने बोला कैसे एंगल के लिए दोनों सेम हो जाएंगे। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो एफ कॉस 45 मतलब एफ बाई रूट 2, और एफ साइन 45 मतलब एफ बाई रूट 2। समझ में आ रहा है? जब एंगल 45 डिग्री का होगा तब जाके दोनों कंपोनेंट वेक्टर के सेम हो जाएंगे। मतलब किसी पर्टिकुलर पार्टिकल पे ऐसे और ऐसे फोर्स लगा हुआ है, लेकिन एंगल 45 है तो क्या हो जाएगा? दोनों कंपोनेंट सेम हो जाएंगे। सिंपल। वो अभी हमें यूज़ करना है इसलिए अभी बता रहा हूँ कि 45 डिग्री एंगल देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? दोनों कंपोनेंट सेम होंगे। ये कुछ कुछ बातें हैं जो क्वेश्चन पढ़ते ही हमारे दिमाग में लॉजिक आना चाहिए कि भाई 45 डिग्री एंगल दिया है मतलब ऐसा होगा। फिर 45 डिग्री पे और एक चीज़ आती थी प्रोजेक्टाइल मोशन में। 45 डिग्री पे क्या होता है? रेंज मैक्सिमम हो जाती है। वैसे हर एक चीज़ के पास एक एसोसिएटेड थॉट होगा कि भाई इसको पढ़ते ही हमारे दिमाग में ये आना चाहिए। बिकॉज अब क्या होगा, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं तो हमको एक ही कंसेप्ट लगाना आता है, पर एंट्रेंस में जाने के बाद प्रॉब्लम क्या हो रहा था? ज़बरदस्ती बनाए हुए प्रॉब्लम है जिसमें 2-3 चीज़ों को ऐड करके 2-3 कंसेप्ट को घुसेड़ के हमको देते हैं ताकि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमारी टेस्ट हो सके। तो एक साथ आपको 11th के भी रेफरेंस आने चाहिए और 12th का भी आना चाहिए। अब इसका जो क्वेश्चन है उसमें एक्सेलरेशन पूछने वाला क्वेश्चन है जो पूछा है मैंने, वो क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन ऐसा बोला है कि पेंडुलम, 2 पेंडुलम्स आर देयर, ए के अंदर क्यू चार्ज एम मास, दूसरे के अंदर क्यू चार्ज एम मास, दोनों एल लेंथ से सस्पेंड किए हुए हैं।
और दोनों 45 मीन पोजीशन से 45 डिग्री के एंगल पे इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा भाई, एफ नेट इक्वल टू 0। इस एफ नेट इक्वल टू 0 को सोचते ही हमारे पास क्या बन जाएगा, जो हमने फर्स्ट डायग्राम में सीखा कि इसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्स को ढूंढो, उसको इक्वेट करो। पर अब क्वेश्चन में चेंज क्या आया, पहला तो मैंने आपको एक केस समझा दिया कि भाई सीधा इक्वेशन बनाओ, उसमें से 2 अननोन होंगे, हम भाई फाइंड कर लेंगे। पर और क्या पूछ सकते हैं, तो इसका एसोसिएशन अगेन काइनेमेटिक्स के साथ चला जाएगा कि जब इसी क्वेश्चन को बाय हैंड मूवमेंट दोनों चार्ज को ऐसे ऊपर ले गए 53 डिग्री के एंगल पर, अब थोड़ा एंगल बढ़ा दिया 53 डिग्री का एंगल कर दिया, दोनों लेंथ सेम, बाकी सारी कंडीशन जो थी वही है। अब आफ्टर दिस पर्टिकुलर केस वो इक्विलिब्रियम में कब है, जब वो 45 डिग्री पे है। पर अगर एंगल में कोई चेंज किया या इसको नीचे लाऊंगा और छोड़ दूंगा तो वापस रिपल कर जाएगा, थोड़ा ऊपर ला के छोड़ दूंगा तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। एक बात इसमें यह समझो कि अगर मैं इसको नज़दीक लाता हूँ, इस एंगल को मैं छोटा करता हूँ, तो बाय विच पर्टिकुलर फैक्टर ये वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में जाएंगे, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आ रहा है। और जब इसका एंगल मैं इंक्रीज करूँ, इसको थोड़ा दूर ले जाऊँ, तो वो किसके इन्फ्लुएंस में वापस नीचे आएंगे, मास की वजह से। समझ में आ रहा है। इसमें 2 कॉन्सेप्ट एक साथ चल रहे हैं कि ग्रेविटेशनल एमजी भी लग रहा है इसके ऊपर और इलेक्ट्रोस्टैटिकल रिपल्जन भी लग रहा है। अगर एंगल कम करेंगे तो रिपल्जन की वजह से वापस इक्विलिब्रियम में आएगा, अगर एंगल बढ़ाएंगे तो ग्रेविटेशनल एमजी की वजह से वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आएगा। अब इसने बोला कि भाई इसी कंडीशन को मैकेनिकली या किसी हाथ से हमने इसको एक्सटेंड किया उसकी ओरिजिनल कंडीशन से एक्सटेंड करने के बाद सिंपली उसको रिलीज कर दिया, दोनों पार्टिकल को छोड़ दिया। तो रिलीज करने के बाद सिचुएशन क्या हो जाएगी, वो एक्सेलरेशन पूछा है। आफ्टर रिलीजिंग व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो इसमें एफबीडी भी आ गया और मोशन का भी कंसेप्ट आ गया। तो सबसे पहले हम एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी बनाने के बाद कौन सा कंपोनेंट उसको नीचे ला रहा है, देखा हमने ऐसा सीखा है कि F इजिकल टू एम ए। तो ध्यान से देखो, एक एग्जांपल देता हूँ एक हिंट के तौर पे। यहाँ से मैंने 4 न्यूटन फोर्स लगाया, यहाँ से मैंने 3 न्यूटन फोर्स लगाया, विच मीन्स ये पार्टिकल किस तरफ जाएगा, ऑन द राइट हैंड साइड। किस फोर्स के इन्फ्लुएंस में राइट हैंड साइड जाएगा, तो कि भाई 4 - 3 इक्वल टू एम ए, दिस इज द राइट इक्वेशन फॉर दिस। ऐसे ही इस पार्टिकल के ऊपर 2 फोर्स लग रहे होंगे, एक mg जो मैंने आपको बोला है कि जैसे ही एंगल एक्सटेंड किया तो mg की वजह से नीचे आएगा, और दूसरा फोर्स रिपल्सिव फोर्स कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो mg माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट विल लीड अस टू सम काइंड ऑफ मोशन। जो मोशन हुआ उसका एक्सेलरेशन हमको ढूंढना है इन टर्म्स ऑफ g, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ g। थोड़ी हिंट भी दे दी है और थोड़ा आइडिया दे दिया, पर इसमें सब कुछ एंगल के फॉर्म में जाएगा तो कंपोनेंट्स भी एंगल के फॉर्म में आएंगे। एक ही सेंटेंस दिमाग में रखना है कि एंगल को कम करेंगे तो वापस इक्विलिब्रियम में किसके इन्फ्लुएंस में गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक के, और एंगल को बढ़ाएंगे तो वापस इक्विलिब्रियम में किसके इन्फ्लुएंस में आया, ग्रेविटेशनल फोर्स के, mg फोर्स के लिए। पर एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये। अब इसमें क्या करना है आपको, अब इस वाले को मैं रेफरेंस लूँ तो इसके ऊपर एक mg फोर्स लगेगा ऐसे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ऐसे। क्लियर। इस कंडीशन में भी इसमें सोचूं तो ये वाला एक mg फोर्स होगा, सॉरी mg फोर्स इधर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर। अब ये जो 2 कंपोनेंट है उसी का ये रिजल्टेंट है, सेम रिजल्टेंट। अगर mg का ये इधर मान लो, इधर f ही मान लो, तो ये रिजल्टेंट यही हो जाएगा जो इधर है। तो ये भी 45 डिग्री के एंगल पे ही है। अभी हमने सीखा कि 45 डिग्री के एंगल पे कुछ होता है तो क्या हो जाएगा, mg इक्वल टू f ही हो जाएगा। क्लियर। इक्विलिब्रियम वाले केस के लिए अगर लिखना है मुझे
तो फॉर द केस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एफ ई इक्वल टू एम डी। ये कहाँ से आया, किसी को कोई डाउट इसमें? फॉर द केस ऑफ इक्विलिब्रियम तो के Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर हो जाएगा, R कितना होगा 2L साइन थीटा, तो 2L साइन थीटा, साइन कितना है 45, तो साइन 45 1/√2, तो √2L हो जाएगा, √2L का होल स्क्वायर मतलब 2L स्क्वायर इक्वल टू mg। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के साइड में रखो, कभी काम आएगा। अभी यहाँ क्या सोचना है हमें कि भाई ये एफ ई है, तो यहाँ से उसके कंपोनेंट बनेंगे एफ ई के, इस तरफ उसका टेंशन फोर्स होगा। अब एफ ई का एक कंपोनेंट उसको यहाँ से ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा और एम जी का एक कंपोनेंट उसको यहाँ से नीचे लाने की कोशिश करेगा। सिंपल है, यहाँ तक कोई डाउट? अब एम जी का कंपोनेंट ज़्यादा होगा इस वाले कंपोनेंट से, बिकॉज उसको जाना तो नीचे ही है, एंगल हमने एक्सटेंड किया है तो जाना तो नीचे ही पड़ेगा। अब हमें सोचना है कि एम जी का ये कॉस है कि साइन है और एफ ई का ये कॉस है कि साइन है। नॉर्मल ज्योमेट्री लगाओ, किसका कॉस और किसका साइन? एम जी का कॉस और एफ ई का साइन। कैसे? एंगल को सेट करके सोचो कि ये 53 एंगल कहाँ पे जाएगा? तो खोटू बोले हो जाए, हजी विचार एक बार। थोड़ा चोखो बनाओ, थोड़ा चोखो बनाओ ऊपर। एक ज लाइन ने बे बार तमे इंटरसेक्ट करो तो ये एंगल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसमें कोई डाउट किसी को? ऐसा हम करते थे, एक ही लाइन को 2 बार इंटरसेक्ट करो तो ये एंगल सेम हो जाएंगे। ऐसा ही हो रहा है। तो 53 52 रहा है, तो एम जी कॉस तो इस तरफ जाएगा, तो इधर उसको एम जी साइन लेके जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो एम जी साइन 53 इज द कंपोनेंट विच इज टेकिंग द पार्टिकल टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजिशन। अब इस एफ ई का कौन सा कंपोनेंट इसको अवे लेके जाने की कोशिश कर रहा है, वो सोचो। अगर ये 53 है, जेड बन के इधर आया, तो ये वाला 53 हो जाएगा। समझो, अगर ये 53 है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये बन जाएगा π/2 - 53, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको 53 बनना पड़ेगा, तो ही वो 90 होगा। तो अगर ये 53 है तो इसका कॉस कंपोनेंट एफ ई का कॉस 53 विल बी इक्वल टू एम जी, सॉरी इक्वल टू नहीं, एम जी साइन थीटा विल बी ग्रेटर देन एफ ई कॉस। यहाँ क्या लिखोगे आप? इक्वेशन बनेगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मोशन हुआ और किसके इन्फ्लुएंस में? जैसे यहाँ पे लिखा था 4 - 3, वैसे लिखोगे दिस इज ग्रेटर देन, ये छोटा है तो एम जी साइन 53 माइनस एफ ई कॉस 53। ये एफ ई कॉस 53 में किसी को कोई डाउट है? समझ में आया पूरा? इसको अलग से ड्रॉ करो फ्री बॉडी डायग्राम को। अब सेम केस बन गया जो वहां पे लिखा था मैंने कि 4 - 3 इक्वल टू एम ए, ऐसा ही लिख रहा है। अब साइन 53 और कॉस 53 की वैल्यू कैसे निकालोगे? ये ट्राइंगल याद कराया था मैंने, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक ट्राइंगल है 3 4 5।
इसमें 3 छोटी साइड वाले के सामने छोटा एंगल होगा, 4 वाले के सामने उससे बड़ा एंगल, 90 के सामने उससे बड़ी साइड। सिंपल। तो ऐसे इसका मुझे बनाना है साइन 53। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस। साइन 53 ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस 4/5। क्लियर? कॉस 53 क्या होगा? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, तो वो 3/5। कोई डाउट किसी को इसमें? बस अब वैल्यू पुट करो और जी के फॉर्म में एक्सेलरेशन लाना है। बराबर છે, कोई भूल नहीं। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज होगा, इधर ध्यान दो, बातें बंद करो। बाकी सब तो बराबर है, पर एंगल बढ़ने की वजह से डिस्टेंस भी चेंज हुआ। डिस्टेंस चेंज हुआ तो एफ का वैल्यू भी चेंज हुआ होगा, तो उस एफ की वैल्यू की बात हमें करनी पड़ेगी। इसका डिस्टेंस क्या था? 2l साइन थीटा, तो 2l साइन 53, तो क्या हो जाएगा? 2l साइन 53 मतलब 4/5, तो 8/5l हो जाएगा। तो k क्यू स्क्वायर अपॉन 8/5l का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? बस अब इसकी वैल्यू पुट करो, अंदर आंसर आएगा, और कोई चेंज इसमें है नहीं। હવે સોલ્યુશન લખી દઉં છું આખું। जो m का m, g का g, साइन 53 क्या होता है? 4/5 माइनस एफ की जगह तो ये पूरा फोर्स था, उसकी जगह मैंने आया 25/64 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। लेकिन के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर के इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? 2mg। तो इधर मैं क्या लिखूंगा? 2mg। समझ में आया? उधर 2mg कैसे लिखा? एफ की जगह 2mg। एफ का फॉर्मूला ये है पूरा, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर 25/64। ये के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन में से बना दिया, 2 को ऊपर ले गया, बन गया 2mg, तो उसको उठा के वहाँ रख दिया 2mg। और कॉस 53 की वैल्यू होती है 3/5। यहाँ से m को नीचे ले जाऊंगा, तो ऐसे m सारे कैंसिल हो गए, तो एक्सेलरेशन का आंसर आया g इंटू 4/5 माइनस 6g इंटू 4/5। अब इसको सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ g मिल जाएगा। पांच मिनिट आपको समय एक बार शांति समझोगे, શું કર્યું? बहुत बड़ी वस्तु एक जोड़े करी है। के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर की वैल्यू mg है 2mg। देख यहाँ से मैं लाया के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इक्वल टू 2mg, वो तो 2mg रखेंगे तब होगा ना। 25/32 बट 2 ने कैंसिल करना है तो के स्क्वायर बाय स्क्वायर जगह मुझे 2mg तो 2 क्या 64 ने काटता है 32 કરી દેશે કરીશું ને, તો પછી ત્યાં કરીશું क्या आपके एक्सेलरेशन ओवर एक पाँचों कर दो आपको। देखो इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से कि क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का वैल्यू 2mg बनाया, वो यहाँ पुट करूँगा तो 25/64 2mg, तो नीचे बन जाएगा 32। अच्छा ओके,
तो एफ की जगह लिखना पड़ेगा 25/32 mg। ये प्रॉब्लम था। तो कॉस 53 हो जाएगा 3/5, एक्सेलरेशन इक्वल टू डिवाइड बाय एम, तो दोनों तरफ से एम गया, यहाँ बचेगा 4/5g माइनस 5 से 5, फिर यहाँ से 15 15/32g। अब इसको सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ g। अब बराबर है। नहीं आया आंसर, तो आ रहा है 53g/160। 32 मल्टीप्लाई बाई 4, 15 मल्टीप्लाई बाई 5, इतना सिंपल सम नहीं है। इसमें एक और ट्विस्ट समझाना बाकी है। नहीं થઈ ગયું, બધું ટ્વિસ્ટેડ થઈ ગયું। बट व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्सेलरेशन हियर? ये कौन से टाइप का एक्सेलरेशन इधर है? एक्चुअल क्वेश्चन એવો હતો કે व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्सेलरेशन एंड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो वैल्यू तो આપણે લઈ આવ્યા, तो टाइप का આ પેલા છે જાતે લખવાનો આન્સર। हाँ, विदाउट ऑप्शन। पहले तो ऐसे कंडीशन ऑफ मोशन के अंदर एक्सीलरेशन के कितने टाइप होते हैं? सर्कुलर मोशन का एक केस कराया था रोटेशनल मोशन की वक्त पे, कि अगर किसी चीज़ को रोटेट कराना है तो वी विल अप्लाई एक्सेलरेशन इन 2 टर्म्स। दोनों में से ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा? तेरे को पता है, बस सामने नहीं है। मैरी गो राउंड होता है। मैरी गो राउंड के पास 2 तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं। मैरी गो राउंड को मुझे घुमाना है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करनी है, एंगुलर वेलोसिटी, तो कौन सा एक्सेलरेशन अप्लाई करेंगे? देखो ये ऐसा है, किसी एक पॉइंट से वो ऐसे लगाया हुआ है। इधर ध्यान दो एक मिनट। वैल्यू तो हमको पता चल जाएगी, 53g/160 इज द आंसर। इसका आंसर आएगा 53g/160। एम तो कैंसिल हो गया ना, एम है। अब इसके ऊपर 2 टाइप के एक्सेलरेशन लगते हैं, एक एक्सेलरेशन इस तरफ और एक एक्सेलरेशन इस तरफ। हमने डायरेक्टली अज्यूम कर लिया कि एक एक्सेलरेशन जो उसको नीचे लाया जाएगा वो ये वाला एक्सेलरेशन होगा। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? टेंजेंटेनियल एक्सेलरेशन। उसी की वजह से उसका मोशन हो रहा है। और ये अंदर खींचा हुआ एक्सेलरेशन कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द रेडियल। मतलब कोई पार्टिकल डोरी पर एक पत्थर बांधने આપણે सर्कुलर मोशन बनता था। ये सर्कुलर मोशन में हम क्या पढ़ते थे कि अगर कोई लड़का ऐसे पत्थर को घुमा रहा है तो देयर विल बी 2 एक्सेलरेशन ऑन द पत्थर, एक टेंजेंटेनियल एक्सेलरेशन और एक रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का यहाँ पे कोई रोल है नहीं है, वो तो उसको नीचे लाने में कोई हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ओनली टेंजेंटेनियल एक्सेलरेशन इज हेल्पिंग अस। तो आंसर आएगा 80 = 53/160। तो टाइप ऑफ द एक्सेलरेशन विल बी टेंजेंटेनियल एक्सेलरेशन एंड वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ जी विल बी दिस। मतलब આ 10-15 સમના ઇક્વલ ટુ સમ છે। સમજ પડી હોય તો સારું છે, ના પડી હોય તો રિવિઝન પાછું કરવું પડશે। કોણ બોલા? देखो यहाँ पे जो फर्स्ट डायग्राम बना था आज के लेक्चर का, पेंडुलम का जो डायग्राम बनाया उसमें हमने mg = समथिंग लिखा, t cos थीटा = समथिंग लिखा, जो 2 इक्वेशन बने
किसी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में 2 इक्वेशन बनेंगे, इसको हम सॉल्व कर पाएंगे, सॉल्व ईजी हो जाएगा। पर कभी कभी कंडीशन ऐसी हो कि इक्वेशन इतने ज़्यादा है और कंटेंट में कुछ वैल्यू नहीं दी है, तो इक्वेशन बनाने के भी सॉल्व नहीं होगा। और इक्वेशन बनाने वाला तरीका थोड़ा हेक्टिक है, इक्वेशन बनाओ, वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये थियरम आपको पता हो तो वो थोड़ा इजी बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या इजी बन जाएगा? तो पहला केस जो पेंडुलम बना के इधर जो इक्वेशन लिखे थे, मैंने बोला 2 इक्वेशन 2 अननोन हो सकते हैं, उसमें बहुत सारे अननोन्स थे, सबकी वैल्यू दी और 2 अननोन हो तो हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें आपको डायरेक्टली कुछ पूछा है और हमको सारे मतलब 2 इक्वेशन है लेकिन 2 से ज़्यादा अननोन है अंदर, तो 2 इक्वेशन 2 से ज़्यादा अननोन सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो उसकी मेथड बहुत लंबी हो जाएगी। मैथमेटिक्स में उसके पास जाएंगे तो तीसरा इक्वेशन कहीं से बनाना पड़ेगा, उसको भी सॉल्व करो, तो उतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में, अगर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब एफ नेट इक्वल टू 0, या फिर क्लोज डायग्राम फॉर्म करता हो, उसका मतलब उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का वैल्यू 0 है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे कोई पार्टिकल बना है, इसके ऊपर F1 फोर्स, F2 फोर्स, F3 फोर्स लग रहा है एट डिफरेंट एंगल्स। इन दिस केस F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा एंड F3 अपॉन साइन गेमा आर ऑलवेज इक्वल एंड कॉन्स्टेंट। सिंपल, इसका भी प्रूफ आता है लेकिन वो हमारे टाइम कंज्यूमिंग है और अभी उसकी ज़रूरत है नहीं। तो सिलेबस में इसका यूज़ कब करना है, इस वाले सब में ये यूज़ नहीं हो पाता, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज 53 डिग्री बनाने की वजह से इक्विलिब्रियम चला गया था। पहले जब इक्विलिब्रियम था तब ये लग सकता है। समझ में आ रहा है? बस, तो अब जो ये क्वेश्चन है वो इससे डायरेक्ट सॉल्व होगा। 2 मेथड होंगे, यहाँ से हम इससे सॉल्व करेंगे, होमवर्क में आप उसको इक्वेशन बना के ट्राई करना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये ईजी है कि इक्वेशन बनाना ईजी है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन हाथ में आने के बाद हम डिसाइड करेंगे उस वक्त कि कौन सा मेथड सूटेबल है। ना सेम। आज का कौन सा क्वेश्चन 3 या 4? As given in the diagram, we have a rigid wall. वॉल के अंदर एक हिंज लगा के L लेंथ से एक चार्ज को लटकाया हुआ है और दूसरा चार्ज उसी L लेंथ पे वॉल के अंदर माउंट किया हुआ है, फिक्स है। अब दोनों चार्ज एक दूसरे के पास रह नहीं सकते, जैसे ही चार्ज पेंडुलम पे रखेंगे वो रिपेल करेगा, रिपेल करने के बाद वो ऐसी कुछ थीटा एंगल पे आके खड़ा हो जाएगा, थीटा एंगल पे आके रुक जाएगा वो चार्ज अपना क्यू, और रुक जाने के बाद हमको बोला है कि कंडीशन इक्विलिब्रियम में है। कंडीशन इज इन इक्विलिब्रियम, देयर इज अ हिंज इन द वॉल, फ्रॉम दैट हिंज L डिस्टेंस पे Q चार्ज फिक्स किया हुआ है इनसाइड द वॉल, फ्रॉम दैट हिंज अ स्ट्रिंग विथ Q चार्ज एट द एंड ऑफ द लेंथ L, एक स्ट्रिंग विथ Q चार्ज एट द एंड ऑफ द लेंथ L। इफ दिस इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड द टेंशन इन टर्म्स ऑफ M and G। अब टेंशन फोर्स जो यहाँ पे लगेगा वो हमें फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ M and G। अब इसके करने के क्या तरीके हो सकते हैं? तो पहला तरीका हमने जो सीखा कि इसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्स को ढूंढो, यहाँ से mg बनाओ, वो तो करना तो पड़ेगा ही, फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। आफ्टर मेकिंग फ्री बॉडी डायग्राम
हम सोचेंगे कि 2 इक्वेशन या 1 इक्वेशन बनेगा, इस कंडीशन में कितने इक्वेशन बनेंगे हमको नहीं पता है, तो वो इक्वेशंस पहले बनाओ। इक्वेशन बनाने के बाद टेंशन फोर्स ढूंढने का हमें ट्राई करना है। तो पहला जो पेंडुलम वाला केस करा है उससे इक्वेशन बनेंगे। क्वेश्चन ना समझ में आया हो ऐसा कोई? चलो इधर ध्यान दो। एक फोर्स mg होगा, सबको पता है। फिर इन दोनों को जोड़ती हुई लाइन के ऊपर एक फोर्स होगा Fe। अब हमें एंगल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन कहीं पे दिया हुआ नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस थीटा के अलावा जो भी एंगल है उसको मैं x मान लूँ। नहीं, हाँ बराबर से T=mg आएगा। इसको x माना मैंने। अब ये पूरी लाइन 180 डिग्री की है, तो इतना एंगल बन जाएगा पाई माइनस एक्स। कोई डाउट किसी को इसमें? सिमिलरली यहाँ पे ये x बन जाएगा ड्यू टू z, ये x कूद के यहाँ आ गया, तो ये भी 180 डिग्री है, तो ये भी बन जाएगा पाई माइनस एक्स। अब टेंशन के सामने वाला एंगल पाई माइनस एक्स और Fe के सामने वाला एंगल, mg के सामने वाला एंगल पाई माइनस एक्स। हमको टेंशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ mg, तो टेंशन के सामने वाला जो एंगल है विच इज साइन पाई माइनस एक्स, और mg फोर्स के सामने वाला एंगल भी कौन सा है, mg साइन पाई माइनस एक्स। दोनों तरफ से पाई माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो t इन टर्म्स ऑफ mg आंसर क्या आएगा, mg। यहाँ एंगल समझ पड़ी? अब घर जाके आप क्या ट्राई करो, इस टी का कंपोनेंट बनाओ, mg का कंपोनेंट, अलग अलग कंपोनेंट बना के इक्वेशन बनेंगे। उस इक्वेशन को सॉल्व करके T=mg फिर से मिलेगा, पर वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। एक बार घर जाके ट्राई करना होमवर्क में। बस, तो आज के लिए इतना रखते हैं। और आप क्या देख के आओगे चैप्टर नंबर 6 में से? इक्विलिब्रियम्स देख के आओगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।